अकबर की तलवार केवल लोहे का एक टुकड़ा नहीं थी, उस पर सुल्तान के नाम की नक्काशी थी। उन दिनों की कई लड़ाइयों की कहानियां खुद तलवार की खरोंचों में दर्ज थी और हिलते हुए गुर्राहट में एक तरह की शाही गरिमा समाये रहती। वो तलवार दरबार में रखी रहती। अकबर कभी कभी उसे उठाकर देखते, अपने वकीलों और निवासियों से कहते कि तलवार शासन की शान है और उसकी रखवाली राज्य की सुरक्षा जितनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब एक सुबह महल के लोग दरबार में इकट्ठा हुए और देखा कि शाही तलवार अपनी जगह नहीं है, तो हवा में सिहरन चली गई। लोग सन्न थे। दरबार के चपरासी के चेहरे पर भय साफ था। नौकर चाकर एक दूसरे को देख रहे थे और अकबर की आंखों में क्रोध और आश्चर्य एक साथ उभर आया था। अकबर अपने आस्तीन से पवन सा कुछ फेंकते हुए बोले, ये किस तरह संभव है कि महल की शाही तलवार चोरी हो गई? सदन में सन्नाटा था। तुरंत सुरक्षा के आदेश दिए गए, शहर पर पहरे बढ़ाए गए और अकबर ने उत्तर खोजने के लिए सभी मंत्रियों और दरबारी लोगों को बुलाया। जहां राज्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी, वही सुल्तान का अभिमान भी ठेस खा रहा था। कई लोगों ने सुझाव दिए कि सभी महल के द्वार और नौकरों की खोज की जाए, व्यापारियों और शहरी पानिपतियों को पकड़ा जाए, परंतु फैसले उसी तेजी से किए जाने से भी कुछ हासिल नहीं होता। मन को तो शांत करने की जरूरत थी और वही काम बिल्कुल ठंडे दिमाग से किया जा सकता था। बीरबल उस समय हमेशा की तरह शांत, हंसमुख और सजग था। उसे अकबर ने बुलाया। उसने दरबार में कुछ देर बैठे हुए लोगों की तरह सिर पर हाथ फेरा। आंख में चंचलता थी पर आवाज में गंभीरता। जहांपनाह, उसने कहा, यह अपराध नहीं केवल चोरी का है। यह संकेत है कि हमारे बीच कोई ऐसा है जिसने विश्वास तोड़ा। हमें झट से निर्णय नहीं लेना चाहिए। अकबर ने कहा, पर इस तलवार को पाना होगा। मेरे राज्य की इज्जत इसकी वापसी पर टिकी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इज्जत की बात बहुत सही है, पर कभी कभी इज्जत की रक्षा न हो तो हम गलत आदमी से क्रोध दिखा देते हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे अकेला यहां थोड़ी छूट दी जाए। मैं खुद मामले की तह तक जाऊंगा। अकबर ने कुछ क्षण सोचा। उसने देखा कि त्रासदी में बरबस ही मन में अशांत संकेत उठ रहे हैं। ठीक है बीरबल, उसने कहा, पर यह काम जल्द करो। बीरबल त्याग और धैर्य का प्रतीक था, पर साथ ही वो गहरी समझ रखता था कि कैसे मनुष्य की सोच और भय ही उसे गलती पर ले जाता है। उसने सबसे पहले चोरी हुए खाने के उस कमरे का निरीक्षण किया जहां तलवार रखी रहती थी। वो बहुधा ऐसे दृश्यों में छोटी छोटी चीजों में बड़ा राज ढूंढ लेता। उसने तलवार के नीचे के फर्श को देखा जहां नागफनी का छोटा दाग था और पास में गिरे कुछ राख के छोटे टुकड़े। उस राख में कुछ जलती हुई लकड़ी की खुशबू थी जो किसी खास इत्र के साथ मिलकर आती थी। उसने दरबार के छोटे छोटे दरवाजों की कुंडी के पास उठे हुए छोटे पैरों के निशान देखे। कुछ निशान मिट्टी की नरमाहट में ठहर कर बन गए थे। वो कुछ भी अनदेखा नहीं कर रहा था। बीरबल ने पहले महल के नौकरों से बात नहीं की। उसने राजपूतों और 75 सुरक्षा कर्मचारियों को इधर उधर न भटकने दिया। वो जानता था कि भीतर का कुछ आदमी इस चोर को मदद देकर बाहर लेकर गया होगा। उसने धीरे धीरे बातें जोड़नी शुरू की। उसने कुछ पूछताछ की, पर वो ऐसा कर रहा था जैसे उसे केवल किस्सा सुनना हो। उसने किसी के चेहरे पर झटके से पड़ी झुर्री से संकेत पढ़े, किसी की आवाज का कापा हुआ स्वर सुना, किसी के हाथ की अधूरी चोट पर ध्यान दिया। इन छोटी छोटी चीजों ने उसके दिमाग में एक तरह का चित्र उभरने दिया। थोड़ी सी खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा खुलासा मिला। महल के एक पुराने चौकीदार ने बीरबल से मध्यरात्रि में अजीब सी बात बताई थी। उसने कहा था कि रात को उसने सुना कि किसी ने महल के एक छोटे द्वार के पास कुछ हफ-फहट की, पर वो डरकर खामोश रहा। चौकीदार का चेहरा श्रमिकों की तरह कठोर था पर आंख में भय था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले महल के पास एक घोड़ा वाला आया था जिसने रात में कुछ सामान महल के पीछे उतारा था।
उस घोड़े में कुछ चर्बी लगी थी और उस घोड़े के नालों के कुछ निशान काले कंकर से भरे हुए थे। ये भौतिक जानकारी बासी नहीं थी, पर बीरबल ने उसे जोड़कर देखा। उसने समझा कि ये चोर केवल एक बदमाश औसत चोर नहीं हो सकता। इसे करने के लिए किसी की मदद चाहिए थी और किसी ने महल के भीतर उसकी मदद की थी। बीरबल ने चुपके से महल के बाजू में स्थित छोटे से बाजार में जाकर पूछताछ की। उसने उन लोगों से बात की जो रात में आते जाते, गुदरी बेचते और जिनके घरों के बाहर चतुराई से कुछ पूजा की थालियां रखी होती। उसने सुना कि कुछ दिनों पहले एक खालीपन सा आया था। एक तेल वाला और एक पुराना हथियार बेचने वाला कुछ अलग अलग लोगों से मिला हुआ दिखा। किसी ने बताया कि उसने एक आदमी देखा जो तलवार की तरह के सामानों को बड़े ही चतुराई से अपनी गाड़ी में छिपा रहा था, पर उन निगाहों की कोई ठोस पहचान नहीं थी। बीरबल को यह सब कुछ मिलकर एक गूंज दे रहा था, पर अभी और संकेतों की जरूरत थी। अगले दिन बीरबल ने हर उस आदमी को बुलाया जो रात में महल के आसपास आया था। उसने कहा कि अकबर ने घोषणा की है कि जो कोई भी शाही तलवार लौटाएगा उसे एक बड़ी इनाम राशि दी जाएगी और उसे माफ भी कर दिया जाएगा। पर एक बात उसने छिपा दी। उसने राजसी आउडियों की मदद ली और कुछ अज्ञात संदेशे फैलाई ताकि चोर खुद ही बाहर निकले। बीरबल जानता था कि जब व्यक्ति कुछ बड़ा किया हो और जंगल जैसा दर्द उसके भीतर हो तो भय उसे बेचैन कर देता है। उसे मौका मिला कि वह या तो बिना कुछ किए कलाई के साथ पीछे हट जाए या उसे कोई भी रास्ता देखकर बेच दे। ये मनोवैज्ञानिक चाल अक्सर काम करती थी। घबराहट ने चोर को जल्द ही गलती पर लाया। चोर ने, जो अब तक छुपा हुआ था, उन गलियों में जाना शुरू कर दिया जहां तस्कर अपने माल फेंकते थे। उसे पता था कि तलवार को बेचने हेतु उसे विपरीत दुकान पर जाना होगा, पर शहर तब भी छोटा था कि खबर फैलने में देर ना लगे। बीरबल ने उस सूचना को ध्यान से बढ़ाया और किसी व्यापारी के घर पर उस व्यक्ति को छापा, लेकिन व्यापारी ने कहा कि वो कुछ बेचने नहीं चाहता। तभी बीरबल ने एक और चाल चली। उसने बाजार के प्रमुख नीलामी घर पर खबर छोड़ी कि एक शाही तलवार का सामान बेचने वाला आ सकता है और जो कोई उसे लाकर देगा उसे एक सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। कोई पूछताछ नहीं होगी। यह दावा सुनते ही चोर ने सोचा कि उसे मौका मिल गया है। अगर उसे सुरक्षित स्थान मिला तो वो बिना हिसाब किताब के तलवार बेच देगा और भाग जाएगा। पर बीरबल को पता था कि वो उसे पकड़ने के लिए एक मानवीय झांसा दे रहा था। वो शाम को बाजार में सजग देख रहा था। उस वक्त की धूप जैसी बारीक चीजें चीजों को उभार दे तो इंसान की असलियत नजर आ जाती है। लोगों की आंखें देखकर बीरबल ने पहचान लिया कि कुछ व्यक्ति बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है। उसकी चाल अनिश्चित थी। वो व्यक्ति एक घोड़े के पीछे कुछ दूरी पर चल रहा था और उसके हाथ में एक छोटा सा ढोकर रखा था जिससे कपड़ा छिपा हुआ था। बीरबल ने चुपके से अपनी पुरानी चालें निकाली। उसने एक बड़े क्रय पैदल व्यापारी से कह दिया कि वो तुरंत तलवार खरीदने की इच्छा रखता है और उसने अपनी कुछ पहरेदारों को घोड़े के पास छिपने को कहा। व्यापारी मना नहीं कर सका। चोर ने जब देखा कि बाजार में उसके सामने दो चार ऐसे लोग खड़े हैं जो शाही सामान खरीदने की इच्छुक मुद्रा दिखा रहे हैं, तो उस पर शक की परत टूट गई और उसने व्यापारी के पास जाकर कपड़े खोलना ही शुरू किया। तभी बीरबल ने संकेत किया। एकदम से बेचैन मुद्रा में जो आदमी खड़ा था उसने अपनी पगड़ी हटाई और तलवार बाहर फेंकी। पर यह कोई साधारण तलवार नहीं थी। उसके पास जो था वो वही शाही तलवार थी। आसपास के लोग एकदम चौंक गए। व्यापारी ने शोर मचाया कि यह शाही तलवार है और बीरबल के छिपे हुए पहरेदारों ने उसे घेर लिया। चोर का नाम रहीम निकला, जो महल का ही एक छोटी गाड़ी चलाने वाला था। वो शांत और मामूली दिखता था, पर उसकी आंखों में अब डर था। उसे पकड़ते ही वो असहाय सा बैठ गया और कुछ कह नहीं पाया। उस रात दावा करने वालों की भीड़ महल के दरबार तक पहुंच गई। रहीम को सख्ती से हिरासत में रखा गया। तब बीरबल ने अपना काम किया।
वो पहले अकबर के सामने गया और उसने पूरा मामला बताया। रहीम के हाथ कान्हे थे, जो उसकी बेचैनी की निशानी थे। वो बताने लगा कि कैसे उसने ये काम किया। उसने बताया कि उसकी मां बीमार थी और उसके परिवार पर अत्यधिक कर्ज था। उसे लगा कि इतनी कीमत वाली तलवार बेचकर वो प्रवचन कर सकेगा और उसका परिवार बच जाएगा। पर वो हार गया और महल की तरफ से मिले वादे ने उसे और अवसाद में डाल दिया। रहीम ने बताया कि कैसे उसने मदद ली थी कुछ भनों से, कैसे रात को वो सोचा कि महल की रक्षाएं कमजोर होंगी। उसने कहा कि उसने कभी सोचा भी न था कि शाही तलवार जैसी चीज चोरी करने पर उसका मन टूट जाएगा। उसने इसे बेचना चाहा और इस प्रक्रिया में पकड़ा गया। अकबर ने सुनते हुए खुली आंखों से देखा। क्रोध अभी भी उसके भीतर था, पर वो पहले जैसा उग्र नहीं था। उसने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, ये एक अपराध है, पर अपराध के पीछे इंसानी पीड़ा भी होती है। हमें सजा में केवल कठोरता नहीं दिखानी चाहिए। इंसान की सुध लेने पर भी राज्य का सम्मान बढ़ता है। अकबर कुछ क्षण थमा, फिर उसने कहा, तलवार को वापस पाना बहुत जरूरी था, पर जो कारण उसने बताया वो दुखद है। तुम्हारे पास क्या सुझाव है, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं सुझाव दूंगा कि रहीम के साथ कठोरता न हो, पर उसे शिक्षा और काम के अवसर दिए जाएं, ताकि वो ईमानदारी से घर चला सके। साथ ही हम उसे और उसके परिवार को मदद दें, ताकि वही गलती दोबारा न करें। पर साथ ही हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो किसी ने महल का भरोसा तोड़ा, उसे मिलकर भी ये न लगे कि अपराध फायदेतर है। इसलिए सार्वजनिक रूप से हम थोड़ी सी सजा भी लिखेंगे। अकबर ने फिर सुझाव माना और निर्णय लिया कि रहीम को राज्य की एक छोटी सी आवंटित रकम दी जाएगी, ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके, और उसे शिक्षा दी जाए ताकि वो फिर से गलत राह पर न जाए। उसे कुछ समय के लिए कारागार में रखा गया, पर वहां भी उसे अमल का काम सौंपा गया और जनता के सामने ये संदेश गया कि राज्य दया तो करेगा, पर पाप की प्रवृत्ति को नारा नहीं देगा। लोगों ने देखा कि अकबर ने दया दिखाई और साथ ही न्याय का पालन किया। निर्णय के बाद बीरबल ने रहीम से गहरी बातचीत की। वो जानना चाहता था कि क्या कोई और इस सौदे में शामिल था। रहीम ने धीरे धीरे बताया कि उसने एक छोटे से सौदे के लिए कुछ महल के बाहर की बड़ी दुकानदार का सहारा लिया था। वो व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी था, जो पुरानी चीजें खरीदता और फिर उन्हें दूर बाजारों में भेज देता था। रहीम ने बताया कि उसने तलवार को उसी व्यापारी के पास बेचने की कोशिश की थी, पर व्यापारी ने यह कहा कि वह चीज केवल अधिक पैसे के लिए बेच सकता है और वो किसी भी हालत में तलवार के असली स्वामी की पहचान बताएगा नहीं। इस खुलासे ने बीरबल के कान खुले रख दिए। उसने महसूस किया कि मामला बड़ा और जटिल था, सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि एक नेटवर्क का था। बीरबल ने व्यापारी के घर पर छापा मारा। व्यापारी, जिसका नाम हबीब था, पहले तो घबराया और उसने नकली दलीलें दी, पर सच्चाई सामने आ गई। हबीब ने बता दिया कि वो कई बार ऐसी पुरानी सामग्री खरीदा करता था, पर शाही तलवार जैसी चीज उसे डराती थी। उसने माना कि वह कुछ व्यापारिक मामलों के लिए उस तलवार को खरीदने से पहले उसे किसी दूसरे शहर के खरीदार को भेजने की कोशिश कर रहा था, पर उसे पहले मालिक से पहचानने का डर था। हबीब ने अपनी कमर तोड़ी हुई अड्डियों से कहा कि उसने तलवार की होल्डिंग के लिए कुछ समय मांगा था, क्योंकि उसे अर्थ की सख्त जरूरत थी, पर वो कभी भी महल के लोगों के साथ सीधे नहीं लगना चाहता था। हबीब का दोष ये था कि उसने रहीम के हालत का फायदा उठाया और उसे तलवार बेचने का मौका दिया। यहां कहानी का एक मोड़ था जिसे बीरबल ने दूरदर्शिता से संभाला। उसने अकबर को सुझाव दिया कि केवल सजा देने से काम नहीं चलेगा। हमें यह दिखाना होगा कि राज्य न केवल दया करता है, बल्कि उस पर भरोसा भी कायम रहता है। उसने कहा। अकबर ने सहमति दी और नियमानुसार कार्रवाई हुई। हबीब को कुछ दंड मिला, पर उसे ये भी जिम्मेदारी दी गई कि वो शहर में उन लोगों के लिए काम करेगा
जो सच्चे रास्ते से हट जाते हैं। हबीब ने पश्चाताप में सहायता की औपचारिकताएं मान ली और रहीम की सहायता का वादा किया। कहानी का असली पाठ तब सामने आया जब बीरबल ने राजमहल में एक छोटा सा त्योहार मनाने का आदेश दिया। उसने कहा कि राज्य अपनी तलवार वापस पाकर खुश है और यह भी दिखाएगा कि जो गलती करते हैं वे सुधर सकते हैं। अकबर ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि तलवार वापस आ गई है क्योंकि मिलकर काम किया गया। वहां से बीरबल ने भीड़ के सामने एक बात कह दी जो शायद ही किसी ने सोची थी। ये तलवार हमारे लिए केवल हथियार नहीं, उसने कहा, यह हमें यह बताती है कि हमारी व्यवस्था में प्यार और दया भी एक शक्ति है। रहीम को सार्वजनिक स्थान पर पेश किया गया। उसने अपने अपराध के लिए अफसोस जताया और लोगों ने उसे देखा, पर लोगों ने भी देखा कि अकबर ने उसे दया दी थी। उसे रोजगार और शिक्षा दिया गया। रहीम की मां ने रोते हुए कहा कि उसने कभी सोच नहीं रखा था कि लोगों के दिल इतने बड़े हो सकते हैं। लोगों ने महसूस किया कि राज्य और समाज की ताकत केवल सख्ती में नहीं है, बल्कि बदलने की क्षमता में भी है। इस घटना ने शहर में एक तरह की हल्की सी शांति की भावना पैदा की। बीरबल की सूझबूझ की सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि उसने केवल चोर को पकड़कर सजा देना ही नहीं चाहा, बल्कि उसने समाज के वे हिस्से भी की पहचान की जो लोगों को गलत रास्ते पर धकेलते हैं। उसने उन नेटवर्कों को उजागर किया जो मजबूरी और लालच का फायदा उठाकर निहित लोगों की जिंदगी उजाड़ देते हैं। उसकी ये सोच अकबर को भी प्रभावित कर गई। अकबर ने फिर प्रसंग में कई सुधार किए। महल के सुरक्षा नियम कड़े किए गए, पर साथ ही वो योजनाएं शुरू की गई जो निर्धनों की सहायता करेंगी ताकि वे अपराध के रास्ते पर न जाएं। शहर में जमीनी स्तर पर सुधार की नीतियां चलाई गईं और लोगों को स्वरोजगार के अवसर दिए गए। कहानी का अंतिम दृश्य वह था जब तलवार लौटाई गई। अकबर ने उसे हाथों में उठाकर सभी के सामने दिखाया। वो चमक रही थी, पर उसकी चमक में अब कुछ नया था। वो न केवल शाही शक्ति की निशानी थी, बल्कि समाज की दया और सुधार की कहानी भी कहती थी। बीरबल ने अकबर के कान में कहा, जहांपनाह, तलवार वापस मिल गई, पर असली विजय तो तब है जब लोग आपसी विश्वास से काम करें। अकबर ने सिर हिलाकर सहमति दी। रहीम का जीवन बदल गया। उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, उसके परिवार के लिए आर्थिक मदद आई, और सबसे बड़ी बात यह कि उसने अपनी गलती से सीख ली। वो अब महल के कामों में लगे और ईमानदारी से काम किया। हबीब ने भी खुद का सुधर देखा और दूसरी बार ऐसी गलती नहीं करने का वचन लिया। शहर में एक नई समझ आई कि जब कानून और न्याय दया के साथ मिलते हैं तो समाज का ढांचा मजबूत बनता है। इस कहानी का सबक बड़ा सा था, पर सरल। तलवार लौट पाने की खुशी तो थी, पर इंसानियत की जीत उससे भी बड़ी थी। चोर हिरासत में आया, पर वो उस अंधेरे का प्रतीक था जिसमें लोग मजबूरी में फंस जाते हैं। बीरबल ने उसे पकड़ा, पर साथ ही उसे सुधारने का रास्ता दिया। अकबर ने न्याय किया और दया दिखाई। शायद यही वजह थी कि बाद में अकबर की शाही तलवार को देखकर लोग केवल युद्ध की बात नहीं सोचते थे, बल्कि ये भी याद करते थे कि उस एक घटना ने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी थी। अकबर के खजाने की बात सुनते ही लोगों के मन में एक अलग तरह की घबराहट उठती थी। वही खजाना जिसमें सोने चांदी के बर्तनों का वजन, कीमती मोती और दुर्लभ रत्नों की चमक, साथ ही राजकाज के दस्तावेज और राज्य के गुप्त खजानों की गिनती होती थी। यह खजाना सिर्फ धन का नहीं था, यह राज्य की प्रतिष्ठा और सुल्तान की सत्ता का प्रतीक था। इसलिए जब एक सुबह महल के सभागार में खबर आई कि खजाने से कुछ चुरा लिया गया है, तो सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा भी हिल गया। दरबार में एक अजीब सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर पहले अधरचीनता, फिर क्रोध उभर आया। हर किसी के होंठ कांप रहे थे। सवाल उठने लगे कि ये कैसे हो सकता है? इतनी सख्त सुरक्षा और इतनी चौकसी के बीच चोरी कैसे हुई? अकबर ने वायरस की तरह नहीं, बल्कि समझदारी से काम लिया।
उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई के किस्से लोग हमेशा सुनते थे, पर इस बार मामला सामान्य नहीं था। तलवार और सामान्य सामान की चोरी अलग थी। खजाना और उससे जुड़ी संवेदनशील जानकारी की चोरी का मतलब राजनीतिक खतरा भी हो सकता था। बीरबल ने दरबार में बैठकर लोगों की बातें नहीं सुनी। उसने अपने तरीके से सच निकालने की ठानी। उसने पहले अकबर से सिर्फ एक बात कही, जहांपनाह, हर चोरी एक संकेत छोड़ जाती है। संकेतों को जोड़कर ही हम असली चेहरे तक पहुंचते हैं। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की जगह का निरीक्षण किया। वो ध्यान से हर कोने को देखता, हर दरवाजे के कच्चे हिस्से को छूता और फर्श के निशान पर ध्यान देता। खजाने के कमरे की हवा में एक हल्की सी धूल थी, पर कहीं किसी अजनबी की खुशबू, किसी विशेष तेल या औषधि की गंध नहीं थी। खिड़की के पास लगी कड़ियों में नहीं, बल्कि एक खास तरह की नक्काशी पर कुछ धब्बे थे, जैसे किसी ने हाथों को रगड़ा हो। बीरबल ने देखा कि खजाने के ताले सामान्य स्थिति में थे, पर ताले के पास के एक लोहे की छड़ी पर कुछ साबुन जैसा झाग सूखा हुआ था। ये छोटी छोटी जानकारी उसने अपने दिमाग में धागों की तरह जोड़नी शुरू कर दी। फिर उसने खजाने तक पहुंचने वाले मार्गों की छानबीन की। महल के रखवालों, चौकियों और जवानों से उसने बातचीत नहीं की जैसा सामान्य लोग करते। उसने उनकी आदतों और रोजमर्रा के काम को देखा। उसने देखा कि कुछ रखवाले अक्सर देर रात तक महल के सबसे निचले हिस्से में रहते थे। कुछ चौकियों पर रात में आने जाने वालों का रिकॉर्ड बिल्कुल सही नहीं होता था, और कुछ नौकर बड़े समय से उसी काम में लगे हुए थे, जिनके चेहरे पर रूटीन की थकान दिखती थी। बीरबल ने किसी पर आकर आरोप नहीं लगाया, पर उसने कुछ लोगों को और नजदीक से देखा। उनकी आंखों में झिझक की कमी और अचानक मिले पैसे की खुशहाली को नोट किया। इन छोटी छोटी चीजों ने उसके दिमाग में शक की एक रेखा बनानी शुरू कर दी। बीरबल जानता था कि केवल जुर्म को पकड़ना ही पर्याप्त नहीं था। खजाने की चोरी जैसी घटना तब तक हल नहीं होती जब तक ये समझ ना आए कि किसका फायदा हुआ और चोरी किसने करवाई। इसलिए उसने शहर के भीतर के बाजारों और उन लोगों से बात की जो पुरानी चीजों का कारोबार करते थे। उसने धीरे धीरे पता किया कि कुछ दिनों में महल के आसपास कुछ अनैतिक लेन देन हुए थे। किसी ने सुनाया कि एक व्यापारी ने अचानक बड़े आभूषण वापस बेचने की बात कही। किसी ने कहा कि एक अनजान व्यक्ति महल के पास रात में देखा गया था, जो आभूषणों की आवाजाही के बारे में पूछ रहा था। ये बातें बेतरतीब नजर आती थी, पर बीरबल ने इन्हें एक बुनाई की तरह जोड़ना शुरू किया। हर छोटी खबर उसके लिए एक सफेद पत्थर की तरह थी, जिसे वो सही स्थान पर रखकर पूरा पैटर्न बना रहा था। तभी उसे एक और अजीब बात मिली। एक नाई, जो अक्सर राज परिवार के कुछ सदस्यों के बाल बनाता, उसने देखा कि महल के कुछ जवानों की दाढ़ियों पर एक विशेष प्रकार का तेल लगा हुआ था, जिसका उपयोग शहर के कुछ विशिष्ट व्यापारियों के यहां होता था। बीरबल ने तुरंत उस तेल का स्रोत ढूंढा। वो ध्यान से उस दुकान पर गया और वहां के माल को देखा। दुकान में बिकने वाले सामानों में कुछ छोटी चीजें ऐसी थी जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। दुकानदार ने कुछ हिचकिचाकर बताना शुरू किया कि वो एक नया साथी लेकर आया है, जो रात को पुरानी चीजें खरीद कर ले जाता है। बीरबल ने मुंह नहीं खोला और देखा कि दुकानदार की आंखों में झिझक थी। यह जरूरी था कि दुकानदार आत्मसमर्पण करे, पर बीरबल ने उससे धीरे धीरे बातें बढ़ाई और उसे भरोसा दिलाया कि सच सामने आने पर उसे भी दया मिल सकती है। दुकानदार ने अंततः स्वीकार किया कि कुछ दिनों पहले एक लड़के ने बहुत बड़ा आभूषण बेचने की पेशकश की थी, पर उसने सोचा कि वो नकली होगा, इसलिए उसने मना कर दिया। इस बात से बीरबल को लगा कि चोर का उद्देश्य जल्दबाजी में निकासी था और उसे किसी भरोसेमंद दल की मदद मिली होगी। बीरबल ने महल के भीतर एक मनोवैज्ञानिक चाल चली। उसने अकबर के नाम से एक घोषणा नहीं की, बल्कि एक तरह का फुसफुसा नेटवर्क चलाया कि खजाने में कुछ कीमती चीजें वापस कर दी जाएं, तो उनके लिए माफी व इनाम दिया जाएगा।
पर यह संदेश बहुत नियंत्रित तरीके से भेजा गया ताकि चोर का मन घबराकर गलती करे। बीरबल जानता था कि जब चोर के पास ज्यादा विकल्प नहीं होगा और वो घर के बाहर से घिरा हुआ महसूस करेगा, तो वो किसी भी सुरक्षित रास्ते की तलाश में खुद ही बाहर निकलेगा। ये चाल व्यवहारिक भावनाओं पर आधारित थी और अक्सर काम करती थी। चोर को पकड़ने की इस प्रक्रिया में बीरबल ने एक और चाल चली, जिसे देखकर अकबर के मंजर भी हिल गए। उसने महल के कुछ लोगों को एक रात के लिए महल के बाहर भेजने का नाटक किया। यह नाटक सचमुच का नकल जैसा था, पर इससे उसने दो काम कर दिए। पहला, यह कि महल के भीतर के कुछ लोगों के व्यवहार का परीक्षण हुआ, और दूसरा यह कि असली चोर यह सोचने लगा कि अब उसे पकड़ा जा सकता है, इसलिए वो अपने तार संपर्कों में गड़बड़ी करेगा। बीरबल ने महल के कुछ कर्मचारियों के कदमों में बदलते व्यवहार पर भी ध्यान दिया। किसी का सिर अचानक नीचा हुआ, किसी ने अचानक बहुत ध्यान देना शुरू कर दिया। इन संकेतों को जोड़ते हुए बीरबल का संदेह उन लोगों पर गया जो महल के अंदर से बाहर जाने की चाबी रखते थे। कहानी में मोड़ तब आया जब बीरबल ने खजाने का निरीक्षण करते हुए एक छोटा सा टुकड़ा पाया। वो टुकड़ा अदृश्य नजर आता था, पर उसकी बनावट अलग थी। उस पर किसी विदेशी धातु की सूक्ष्म पिटाई और कुछ ऐसे निशान थे जो किसी विशेष समारोहिक उपयोग को दर्शाते थे। बीरबल ने यह टुकड़ा उठाकर अपनी चौकस आंखों से देखा और अचानक उसने फैसला कर लिया कि अब खुलासा करना आवश्यक है। उसने उसी शाम दरबार बुलाकर कहा कि वह चोरी के खुलासे के लिए तैयार है, पर उसकी शर्त थी कि उसे कुछ निजी बातचीत के लिए अकबर की अनुमति मिले। अकबर ने सहमति दे दी, क्योंकि वो चलती हुई हलचल से थक चुका था और उसे चाहिए था कि सच सामने आए। बीरबल की बात सुनते ही दरबार में एक मिश्रित खामोशी फैली। उसने बिना किसी शो के सारे तथ्यों की नाटकीय परत खोलनी शुरू की। जहां पनाह, उसने कहा, यह चोरी सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, इसकी जड़ें कहीं और है। उसने इन शब्दों के साथ उस सूक्ष्म टुकड़े को निकाला और सभी के सामने रखा। लोग देखते ही रह गए कि वो टुकड़ा किसी खास तरह के विदेशी व्यापारियों के निशान जैसा था। बीरबल ने बताया कि ये निशान केवल कुछ ही व्यापारियों के पास मिलते हैं जो विदेशों से काम लेकर आते हैं और जो अक्सर महल के बाहर से भी लेन देन करते हैं। उसने कहा कि चोरों ने इसे महल से बाहर ले जाकर बेचने की कोशिश की होगी, पर उसे बेचने के पहले ही किसी ने रोक दिया होगा और फिर यह सब जटिलता में बदल गया होगा। बीरबल ने दरबार को यह भी बताया कि उसके पास कुछ गवाहों के बयान हैं और कुछ ऐसी डिग्रियों के प्रमाण हैं जो दूसरी दिशाओं में संकेत करते हैं। फिर उसने धीरे धीरे एक एक कर नाम नहीं लिया, पर संकेत दिए। उसने कहा कि जिन लोगों के पास महल की चाबियां हैं, जिनके पास बाहर का पहुंच मार्ग है और जिनकी आर्थिक स्थिति अचानक सुधरी है, उन पर नजर रखनी चाहिए। इस तरह का खुलासा सुनकर कई लोगों के चेहरे सिकुड़ गए। कुछ लोग शर्म से झुक गए। एक पुराना कर्मचारी, जिसका नाम मंसूर था, उसकी आंखों में डर और पसीना दोनों थे। बीरबल ने मंसूर को चुपचाप पास बुलाया और उससे बातें की। मंसूर की आवाज कांपती थी, पर उसने धीरे धीरे सच बोल दिया। उसने स्वीकार किया कि उसने कुछ मदद की थी, पर वो खुद मजबूर था। उसने बताया कि उसे कर्ज था और उसे दबाव था कि वो अपनी नौकरी न खोए। उसने कहा कि उसे कुछ दबंग लोगों ने धमकाया था कि अगर वो नहीं मानेगा तो उसकी जान और परिवार दोनों को खतरा होगा। ये खुलासा सबको चौंका गया, क्योंकि मंसूर न केवल ईमानदार दिखता था, बल्कि उसका व्यवहार सदैव नम्र रहा था। अब बात किसी अकेले दोषी की नहीं रह गई थी। ये एक बड़े जाल की तरह उभर आया, जिसमें कई लोग फंस रहे थे। बीरबल ने इस जाल के साम्राज्य का पर्दा धीरे धीरे उठाया। उसने अदालत को बताया कि खजाने की चोरी के पीछे एक समूह है जो महल के अंदर की कमजोरियों का फायदा उठाकर काम कर रहा था। यह समूह चुपके से चीजों को बाहर भेजता और फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर के माध्यम से बेच देता।
बीरबल ने सिटीज अंडरबेली को उजागर किया, उन गली चौराहों का वर्णन किया जहां रात को संदिग्ध व्यापार होता। उसने ये भी दिखाया कि किस तरह कुछ व्यापारी और कुछ महल के कर्मचारी मिलकर इस व्यापार में हिस्सा ले रहे थे। लोग हैरान हुए कि किस तरह मेहनत और नियमानुसार काम करने वाले लोग किसी भय के कारण अपराध में उलझ गए थे। फिर बड़ा मोड़ आया। बीरबल ने असली चाल चली जब उसने उसी समूह की बैठक का मंच सजाया जहां वो घोषणा कर रहा था कि चोरी का पैटर्न खत्म करना आवश्यक है। उसने उन लोगों के सामने प्रस्ताव रखा कि जो भी वस्तुएं वापस करें उन्हें माफ कर दिया जाएगा और साथ ही राज्य कुछ मदद भी देगा ताकि वे वाकई सुधर सकें। कई लोग इससे चौंके क्योंकि पहले वे समझते थे कि कड़ा दंड ही सबका समाधान है, पर बीरबल जानता था कि भय और मजबूरी से निकली हर चोरी के पीछे एक इंसान की मजबूरी होती है। उसने कहा कि दया और व्यवस्था दोनों मिलकर ही समाज को ठीक कर सकती है। कुछ अपराधियों ने इस अवसर का फायदा उठाकर कुछ चीजें वापस कर दी, पर इसी बीच एक सरप्राइज खुलासा हुआ। जिसने ये योजना चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि एक उच्च पदस्थ व्यापारी था जो कानून के दायरे में रहता था और जिसने अपने प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करके इस तस्करी को कवर किया था। उसे पकड़ना कठिन था क्योंकि वो बाहरी दुनिया में सम्मानित स्थिति में था, पर बीरबल ने सबूतों के साथ उसे बेनकाब कर दिया। उसने व्यापारिक दस्तावेज, पुराने अभिलेख और गवाहियां पेश की जो बताती थी कि वही व्यापारी कई बार महल की सामग्री बाहर भेजने का मनी ट्रांसफर कर चुका था। जब यह व्यापारी सामने आया तो दरबार में शोर मच गया। अकबर ने ठंडे मन से देखा और कहा कि न्याय होगा, पर केवल सख्ती से नहीं। उन्होंने कहा कि जो दोषी है उसे दंडित किया जाएगा, पर जिन लोगों को मजबूरी में फंसाया गया है उन्हें सहारा दिया जाएगा। इस निर्णय ने लोगों के मन में संतुलन और आशा दोनों पैदा किए। कई लोगों ने राहत महसूस की क्योंकि उन्होंने देखा कि शासन का उद्देश्य सिर्फ सजा नहीं, सुधार भी है। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल चोरी के राज को खोला बल्कि पूरे समाज की कमजोरियों को भी सामने लाया। अंत में खजाना आंशिक रूप से वापस मिला। कुछ कीमती वस्तुएं नष्ट या खराब हो चुकी थी और कुछ का पता नहीं चला, पर असली जीत यह थी कि जिन लोगों ने चोरों को सहयोग दिया था उनमें से कई लोगों ने अपने कृत्यों पर पश्चाताप किया और राज्य ने उन्हें सुधार का रास्ता दिखाया। मंसूर जैसे मजदूरों को कर्जमाफी और नौकरी दी गई ताकि वे फिर से गिरकर अपराध न करें। जिन उच्च पदस्थ व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें सख्त दंड मिला और उनके संसाधनों को राष्ट्रीय हित के लिए समर्पित कर दिया गया। अकबर ने यह संदेश भी दिया कि राज्य की संपत्ति की रक्षा करना हर आदमी का दायित्व है और अगर कोई उससे चूकता है तो उसे कानून का सामना करना होगा। पर साथ ही राज्य उन लोगों के लिए भी खड़ा रहेगा जो मजबूरी से भटक जाते हैं। कहानी का अंतिम दृश्य उस दिन का था जब बीरबल और अकबर खजाने के कमरे में खड़े थे। एक तरह का शोर थमा हुआ था। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, जहांपनाह, हमने खजाना तो बचा लिया, पर मुझे लगता है कि असली खजाना वो भरोसा है जो आज हमने दोबारा पाया। अकबर की आंखों में संतुष्टि थी, पर वो जानते थे कि काम अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने आदेश दिया कि महल की सुरक्षा और जन कल्याण के कार्यक्रम साथ साथ चलेंगे। मंसूर जैसे कई लोगों का जीवन सुधर गया। व्यापारियों का दुराचार उजागर नहीं बनाता और समाज ने एक सबक की आत्मा को भी आहत करता है। बीरबल की सूझबूझ ने सबको हिला दिया। लोगों ने देखा कि चतुराई केवल चालबाजी नहीं है बल्कि बहुसंख्यकता में मानवता की समझ भी है। बीरबल ने सिर्फ चोरी पकड़कर लाल फीताशाही नहीं दिखलाई, उसने उस पूरे जाल को उजागर किया जिसने कई लोगों को मजबूरी में डुबो दिया था। उसकी सोच ने न केवल अपराध को उजागर किया बल्कि समाज में सुधार का मार्ग भी दिखाया। इस तरह अकबर के खजाने की चोरी एक सिखाने वाले अध्याय में बदल गई जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताती रही कि न्याय और दया साथ साथ चल सकते हैं और कि हर चोरी के पीछे
एक कहानी होती है जिसे समझना भी जरूरी होता है। अकबर का दरबार हमेशा से ही लोगों की कहानियों, शिकायतों और उम्मीदों का केंद्र रहा था। एक ओर वहां राज, दरबार की गरिमा और शाही विधान चलता, दूसरी ओर आम लोगों की जिंदगियां भी उसी छाव में पलती। उसी छाव में एक लड़की की किस्मत बिखरने वाली थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा का परिवार छोटे से गांव में रहता था, पर गांव के कामों में उसकी समझ, लोगों से झुककर बात करने का ढंग और हिसाब किताब करने की सूझ बहुत अलग थी। वो बचपन से ही लोगों के झगड़े सुलझाती, रिश्वत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती और हर बार किसी ना किसी तरकीब से मुश्किलें हल कर देती। एक साल अकबर के राज्य में सूखा पड़ा। आसपास के किसान चिंतित थे और कर वसूलने का बोझ बरकरार था। कुछ जिलों में कर वसूली में अराजकता बढ़ गई थी। अमीर और धनी अपने फायदे के लिए रिश्वत का सहारा लेने लगे और छोटे किसान तंग आकर शहरों की ओर पलायन करने लगे। अकबर को यह देखने में दर्द हुआ कि राजनिधि तो भरे जा रही थी, पर जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसे ऐसे अफसरों की जरूरत थी जो प्रजा की बात समझें और साथ ही राज की सख्ती बनाए रखें। तभी नजर पड़ी उस गांव के एक साधारण मगर प्रभावी तरीके से काम करने वाली लड़की पर, जिसकी बात गांव के अगड़ों तक पहुंच चुकी थी। मीरा की खासियत यह थी कि वो हमेशा इंसाफ करती, पर दया और सख्ती में संतुलन रखती। लोग उसे भरोसा देते और वो हिसाब किताब में कभी नहीं चूकी। उसकी सूझबूझ के किस्से अकबर तक पहुंचे, क्योंकि गांव के एक निरीक्षक ने दरबार में उसकी सिफारिश की। निरीक्षक ने बताया कि मीरा ने अपने गांव में कर वसूली के नियमों को इतनी पारदर्शिता से रखा कि किसानों ने समय पर दायित्व निभाया और भ्रष्ट तरीकों का निपटारा भी हुआ। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और 2 रोज बाद ही उसने आदेश दिया कि मीरा को दरबार में बुलाया जाए। जब मीरा महल पहुंची तो वो सामान्यांतर की तरह सादी पोशाक में थी, पर आंखों में थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। अकबर ने उसे देखा और पूछा कि वो किस तरह काम करती है। मीरा ने बिना किसी घमंड के अपने तरीके बताए। उसने कहा कि सबसे पहले वो लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनती है, उनके खेतों और उत्पादों का रिकॉर्ड रखती है और फिर उन आंकड़ों के आधार पर कर का निष्पक्ष निर्धारण करती है। जहां पर कोई असमर्थता होती वहां वो सहूलियत देती, जहां अनुशासन की कमी होती वहां नियम लागू कर देती। उसकी बातों में कोई नाटक नहीं था, सिर्फ साफ तथ्य और अच्छे इरादे थे। अकबर इस व्यवहार से प्रभावित हुए, पर वे जानते थे कि दरबार की कठोर दुनिया में ये तरीका कितना कठिन होगा। अकबर ने मीरा से कहा कि वो उसे तहसीलदार बना दे, पर जैसे ही ये बात दरबार तक पहुंची, कई सख्त आवाजें उठीं। कुछ बड़े अफसरों ने विरोध जताया। उनकी थी कि तहसीलदार का पद प्रशासनिक अनुभव, पुरुषों की सख्त परंपरा और राजनीतिक समझ मांगता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की को इस तरह की जवाबदेही देना खतरनाक होगा और दरबार में अशांति फैला सकता है। पर अकबर का निर्णय अटल था। उसने कहा कि जो काम प्रजा के हित में होगा वही सही है। उसने आदेश दिया कि मीरा को आधिकारिक तौर पर तहसीलदार नियुक्त किया जाए और उसे पूरा अधिकार तथा सुरक्षा दी जाए। साथ ही बीरबल और फिरदौसी जैसे अनुभवी सलाहकारों को भी आदेश दिया गया कि वे मीरा को मार्गदर्शन देकर हस्तक्षेप न करें। मीरा के लिए नया दौर कठिन तो था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तहसील में पहुंचकर सबसे पहले अपना कार्यालय खुद व्यवस्थित किया। उसने दरवाजे पर लिखा कि सबका स्वागत है, पर सुनवाई के नियम साफ होंगे। वो हर दिन गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती, उनकी चिंता सुनती और दस्तावेजों की जांच खुद करती। उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि कर रिकॉर्ड पारदर्शी रहे, नोटिस सार्वजनिक रूप से लगे और कोई भी विवाद होने पर त्वरित सुनवाई हो। कुछ लोगों को यह तरीका पसंद आया, कुछ विरोधी थे जिन्होंने पुरानी रस्मों और अफसरशाही के दम पर अपने फायदे बनाए रखे थे। मीरा ने समझा कि सिर्फ अच्छे इरादे ही नहीं बल्कि रणनीति की जरूरत भी है।
पहली बड़ी जांच तब आई जब तहसील के पुराने खजाने के रिकॉर्ड में गड़बड़ी दिखी। कुछ बड़े हिरण्यक्षत्र बताए गए पर उनकी असलियत झूठ निकली। मीरा ने बिना किसी डर के इस पर स्थानीय व्यापारी और कुछ प्रभावशाली लोगों से पूछताछ की। विरोधी लोग कह रहे थे कि एक लड़की इस तरह से बड़े लोगों का सामना नहीं कर सकती, पर मीरा ने चुपचाप सबूत इकट्ठा किए। उसने स्थानीय दस्तावेजों की तालिका बनाई, गवाहों को बुलाया और पुराने रजिस्टरों की पन्ने दर पन्ने जांच करवाई। जब उसने साक्ष्य सबके सामने रखे तो लोगों के चेहरे बदल गए। उन व्यापारियों में से जिन पर आरोप लगे थे, कुछ ने स्वीकार किया और कुछ भागने की सोचने लगे। मीरा ने राज्य की न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करवाई। किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, पर कानून के अनुसार दंड दिया गया। मीरा का काम कठिन था क्योंकि कुछ बड़े लोग उसे हटवाने के षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि एक लड़की तहसील का काम कैसे संभालेगी, कि इससे राज्य की गरिमा गिरती है। मीरा ने इन आवाजों को सुनकर गुस्सा नहीं किया। उसने काम से जवाब दिया। उसने उन शिकायतों को रिकॉर्ड में दिखाया जिन्हें उसने हल किया, उन किसानों के नाम दिए जिन्हें मदद मिली, और उन राशियों का हिसाब रखा जो अब सीधे लोगों तक पहुंच रही थी। लोगों की दखलंदाजी खत्म हुई और जनता का भरोसा वापस आने लगा। कुछ बड़े व्यापारियों ने यह भी जाना कि पारदर्शिता से काम अच्छा चलता है, क्योंकि उन्हें अब अपने लेन देन में भी सुधार करना पड़ा और भ्रष्टाचार घटा। एक बार गांव में बाढ़ आई और फसलें प्रभावित हुई। मीरा ने तत्काल राहत योजनाएं लागू की। उसने कर में मोहलत दी, फसल वसूलने के समय में ढील दी और सरकारी भंडार से अनाज वितरण का आदेश दिया। इन कठिन फैसलों से उसकी लोकप्रियता और बढ़ी, किंतु साथ ही कुछ जातियों और समुदायों में ये नाराजगी भी फैल गई कि कुछ क्षेत्रों को अधिक मदद दी जा रही है। मीरा ने तत्काल पारदर्शी मानदंड घोषित किए और सभी राहत कार्यों का हिसाब रखा, ताकि किसी को भी अन्याय न लगे। उसकी ईमानदारी और तेज निर्णय क्षमता ने लोगों का मन जीत लिया। दरबार में भी मीरा की प्रशंसा होने लगी। अकबर ने अपराध सिर्फ काला धन नहीं बनाता, बल्कि लोगों की आत्मा को भी आहत करता है। बीरबल की सूझबूझ ने सबको हिला दिया। लोगों ने देखा कि चतुराई केवल चालबाजी नहीं है, बल्कि बहुसंख्यकता में मानवता की समझ भी है। बीरबल ने सिर्फ चोरी पकड़कर लाल फीताशाही नहीं दिखलाई, उसने उस पूरे जाल को उजागर किया जिसने कई लोगों को मजबूरी में डुबो दिया था। उसकी सोच ने न केवल अपराध को उजागर किया, बल्कि समाज में सुधार का मार्ग भी दिखाया। इस तरह अकबर के खजाने की चोरी एक सिखाने वाले अध्याय में बदल गई, जो आने वाली पीढ़ियों को ये बताती रही कि न्याय और दया साथ साथ चल सकते हैं, और कि हर चोरी के पीछे एक कहानी होती है जिसे समझना भी जरूरी होता है। अकबर का दरबार हमेशा से ही लोगों की कहानियों, शिकायतों और उम्मीदों का केंद्र रहा था। एक ओर वहां राज, दरबार की गरिमा और शाही विधान चलता, दूसरी ओर आम लोगों की जिंदगियां भी उसी छाव में पलती। उसी छाव में एक लड़की की किस्मत बिखरने वाली थी, जिसका नाम था मीरा। मीरा का परिवार छोटे से गांव में रहता था, पर गांव के कामों में उसकी समझ, लोगों से झुककर बात करने का ढंग और हिसाब किताब करने की सूझ बहुत अलग थी। वो बचपन से ही लोगों के झगड़े सुलझाती, रिश्वत और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती और हर बार किसी ना किसी तरकीब से मुश्किलें हल कर देती। एक साल अकबर के राज्य में सूखा पड़ा। आसपास के किसान चिंतित थे और कर वसूलने का बोझ बरकरार था। कुछ जिलों में कर वसूली में अराजकता बढ़ गई थी। अमीर और धनी अपने फायदे के लिए रिश्वत का सहारा लेने लगे और छोटे किसान तंग आकर शहरों की ओर पलायन करने लगे। अकबर को यह देखने में दर्द हुआ कि राजनिधि तो भरे जा रही थी, पर जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उसने सोचा कि अब पारंपरिक तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसे ऐसे अफसरों की जरूरत थी जो प्रजा की बात समझें और साथ ही राज की सख्ती बनाए रखें। तभी नजर पड़ी उस गांव के एक साधारण मगर प्रभावी तरीके से काम करने वाली लड़की पर, जिसकी बात गांव के अगड़ों तक पहुंच चुकी थी।
मीरा की खासियत यह थी कि वो हमेशा इंसाफ करती, पर दया और सख्ती में संतुलन रखती। लोग उसे भरोसा देते और वो हिसाब किताब में कभी नहीं चूकी। उसकी सूझबूझ के किस्से अकबर तक पहुंचे, क्योंकि गांव के एक निरीक्षक ने दरबार में उसकी सिफारिश की। निरीक्षक ने बताया कि मीरा ने अपने गांव में कर वसूली के नियमों को इतनी पारदर्शिता से रखा कि किसानों ने समय पर दायित्व निभाया और भ्रष्ट तरीकों का निपटारा भी हुआ। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से सुना और 2 रोज बाद ही उसने आदेश दिया कि मीरा को दरबार में बुलाया जाए। जब मीरा महल पहुंची तो वो सामान्यांतर की तरह सादी पोशाक में थी, पर आंखों में थकान नहीं बल्कि आत्मविश्वास था। अकबर ने उसे देखा और पूछा कि वो किस तरह काम करती है। मीरा ने बिना किसी घमंड के अपने तरीके बताए। उसने कहा कि सबसे पहले वो लोगों के साथ बैठकर उनकी समस्याएं सुनती है, उनके खेतों और उत्पादों का रिकॉर्ड रखती है और फिर उन आंकड़ों के आधार पर कर का निष्पक्ष निर्धारण करती है। जहां पर कोई असमर्थता होती वहां वो सहूलियत देती, जहां अनुशासन की कमी होती वहां नियम लागू कर देती। उसकी बातों में कोई नाटक नहीं था, सिर्फ साफ तथ्य और अच्छे इरादे थे। अकबर इस व्यवहार से प्रभावित हुए, पर वे जानते थे कि दरबार की कठोर दुनिया में ये तरीका कितना कठिन होगा। अकबर ने मीरा से कहा कि वो उसे तहसीलदार बना दे, पर जैसे ही ये बात दरबार तक पहुंची, कई सख्त आवाजें उठीं। कुछ बड़े अफसरों ने विरोध जताया। उनकी थी कि तहसीलदार का पद प्रशासनिक अनुभव, पुरुषों की सख्त परंपरा और राजनीतिक समझ मांगता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक लड़की को इस तरह की जवाबदेही देना खतरनाक होगा और दरबार में अशांति फैला सकता है। पर अकबर का निर्णय अटल था। उसने कहा कि जो काम प्रजा के हित में होगा वही सही है। उसने आदेश दिया कि मीरा को आधिकारिक तौर पर तहसीलदार नियुक्त किया जाए और उसे पूरा अधिकार तथा सुरक्षा दी जाए। साथ ही बीरबल और फिरदौसी जैसे अनुभवी सलाहकारों को भी आदेश दिया गया कि वे मीरा को मार्गदर्शन दे पर हस्तक्षेप न करें। मीरा के लिए नया दौर कठिन तो था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तहसील में पहुंचकर सबसे पहले अपना कार्यालय खुद व्यवस्थित किया। उसने दरवाजे पर लिखा कि सबका स्वागत है, पर सुनवाई के नियम साफ होंगे। वो हर दिन गांव-गांव जाकर लोगों से मिलती, उनकी चिंता सुनती और दस्तावेजों की जांच खुद करती। उसने ऐसा सिस्टम बनाया कि कर रिकॉर्ड पारदर्शी रहे, नोटिस सार्वजनिक रूप से लगे और कोई भी विवाद होने पर त्वरित सुनवाई हो। कुछ लोगों को यह तरीका पसंद आया, कुछ विरोधी थे जिन्होंने पुरानी रस्मों और अफसरशाही के दम पर अपने फायदे बनाए रखे थे। मीरा ने समझा कि सिर्फ अच्छे इरादे ही नहीं बल्कि रणनीति की जरूरत भी है। पहली बड़ी जांच तब आई जब तहसील के पुराने खजाने के रिकॉर्ड में गड़बड़ी दिखी। कुछ बड़े हिरण्यक्षत्र बताए गए, पर उनकी असलियत झूठ निकली। मीरा ने बिना किसी डर के इस पर स्थानीय व्यापारी और कुछ प्रभावशाली लोगों से पूछताछ की। विरोधी लोग कह रहे थे कि एक लड़की इस तरह से बड़े लोगों का सामना नहीं कर सकती, पर मीरा ने चुपचाप सबूत इकट्ठा किए। उसने स्थानीय दस्तावेजों की तालिका बनाई, गवाहों को बुलाया और पुराने रजिस्टरों की पन्ने दर पन्ने जांच करवाई। जब उसने साक्ष्य सबके सामने रखे तो लोगों के चेहरे बदल गए। उन व्यापारियों में से जिन पर आरोप लगे थे, कुछ ने स्वीकार किया और कुछ भागने की सोचने लगे। मीरा ने राज्य की न्याय प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई करवाई। किसी के साथ बदसलूकी नहीं की, पर कानून के अनुसार दंड दिया गया। मीरा का काम कठिन था क्योंकि कुछ बड़े लोग उसे हटवाने के षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने अफवाहें फैलाई कि एक लड़की तहसील का काम कैसे संभालेगी, कि इससे राज्य की गरिमा गिरती है। मीरा ने इन आवाजों को सुनकर गुस्सा नहीं किया। उसने काम से जवाब दिया। उसने उन शिकायतों को रिकॉर्ड में दिखाया जिन्हें उसने हल किया, उन किसानों के नाम दिए जिन्हें मदद मिली और उन राशियों का हिसाब रखा जो अब सीधे लोगों तक पहुंच रही थी। लोगों की दखलंदाजी खत्म हुई और जनता का भरोसा वापस आने लगा। कुछ बड़े व्यापारियों ने यह भी जाना
कि पारदर्शिता से काम अच्छा चलता है, क्योंकि उन्हें अब अपने लेन देन में भी सुधार करना पड़ा और भ्रष्टाचार घटा। एक बार गांव में बाढ़ आई और फसलें प्रभावित हुई। मीरा ने तत्काल राहत योजनाएं लागू की। उसने कर में मोहलत दी, फसल वसूलने के समय में ढील दी और सरकारी भंडार से अनाज वितरण का आदेश दिया। इन कठिन फैसलों से उसकी लोकप्रियता और बढ़ी, किंतु साथ ही कुछ जातियों और समुदायों में ये नाराजगी भी फैल गई कि कुछ क्षेत्रों को अधिक मदद दी जा रही है। मीरा ने तत्काल पारदर्शी मानदंड घोषित किए और सभी राहत कार्यों का हिसाब रखा, ताकि किसी को भी अन्याय न लगे। उसकी ईमानदारी और तेज निर्णय क्षमता ने लोगों का मन जीत लिया। दरबार में भी मीरा की प्रशंसा होने लगी। अकबर ने देखा कि तहसील में राजस्व का संग्रह सही ढंग से हो रहा है, जनता संतुष्ट है और दान पुण्य के काम भी बढ़े हैं। उसने मीरा को और अधिक जिम्मेदारियां दी। शाहजहां जैसे सलाहकारों ने मीरा के तरीकों से प्रेरित होकर अन्य हिस्सों में भी पारदर्शिता लागू करने के निर्देश दिए। धीरे धीरे मीरा का नाम सिर्फ एक तहसीलदार का नाम नहीं रहा, वो उस परिवर्तन की निशानी बन गई जो अकबर चाहते थे, न्याय, पारदर्शिता और जनता की भलाई। मीरा की कहानी केवल प्रशासनिक कौशल की नहीं थी, वो समाज में महिलाओं की भूमिका पर सवाल उठाती। कई कामकाजी महिलाएं, जिन्हें पहले किसी बड़े पद की उम्मीद भी न थी, अब मीरा से प्रेरित होकर सार्वजनिक जीवन में आने लगी। मीरा ने गांवों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए छोटी छोटी स्कूलों का समर्थन किया और महिलाओं के लिए कारीगरी के काम में उन्हें प्रशिक्षित करवाया, ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। उसे पता था कि वास्तविक परिवर्तन तभी होगा जब समाज के आधार मजबूत हों। एक दिन तहसील में एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया। कुछ अफसरों ने मिलकर पुरानी व्यवस्था को बहाल करने की साजिश रची थी। वे मीरा को बेदखल करने के लिए फर्जी आरोप बनाने लगे। मीरा ने किसी भी तरह का भय नहीं दिखाया। उसने अपनी कार्यपद्धति के दस्तावेज पेश किए, गवाहों के बयान जुटाए और अकबर के समक्ष स्पष्ट रूप से अपने काम की रिपोर्ट रखी। अकबर ने निष्पक्ष जांच का आदेश दिया और सच सामने आया। साजिश करने वालों को दंड मिला और तहसील में फिर से शांति बहाल हुई। इस घटना ने मीरा की प्रतिष्ठा और भी मजबूत कर दी, क्योंकि उसने न केवल अपने खिलाफ झूठे आरोपों का सामना किया, बल्कि सत्य की जीत भी सुनिश्चित की। समय के साथ मीरा की मेहनत रंग लाई। उसकी तहसील में करामदनी बढ़ी पर गरीबों पर बोझ कम हुआ। व्यापार में ईमानदारी आई और विवाद कम हुए। अकबर ने सार्वजनिक रूप से मीरा की प्रशंसा की और उसे सम्मानित किया। मीरा ने कभी भी इस पहचान पर घमंड नहीं होने दिया। वो हमेशा कहती कि असली काम वो है जो लोगों के जीवन में सुधार लाए। उसकी सादगी और स्पष्ट सोच ने कई लोगों को प्रेरित किया। लोग उसे केवल तहसीलदार नहीं मानते थे, वे उसे अपनी सरकार की आवाज मानने लगे थे। कई वर्षों के बाद जब मीरा बूढ़ी हो रही थी, तब उसने अपने पद का उत्तराधिकारी ऐसी लड़की को चुना जो उसकी ही तरह गांव की समस्याओं को जानती थी। उसने शिक्षा और मार्गदर्शन का जो काम किया था, उसका असर दूर दूर तक फैल गया। अकबर ने अपने शासन के उस दौर को याद किया जब उसने बिना परंपरा का अनुकरण किए न्याय और कुशलता के नाम पर एक नई राह अपनाई थी। मीरा की कहानी उस दौर की मिसाल बन गई कि कभी कभी बदलाव किसी छोटे निर्णय से शुरू होता है और उसकी गूंज पीढ़ियों तक सुनाई देती है। नोट: मैंने पूरी कोशिश की कि कहानी विस्तृत और निरंतर रहे। सीमाओं के कारण ये 5000 शब्दों तक विस्तारित नहीं हो पाई। अगर आप चाहें तो मैं इसे आगे बढ़ाकर और विस्तार दे सकता हूं।